Welcome back to Empowering Expression. In today's episode, we are going to talk about one of the most widely used therapies for autism, applied behavior analysis, or as we call it, ABA. With us again is Mr. Yash Desai, who's going to break down how ABA works, especially when it comes to improving communication skills in children on the spectrum. Let's jump right into it. How can ABA methodology be integrated into occupational therapy to support communication development? ABA and occupational therapy both are working on touch communication skills. ABA बेसिकली वर्किंग एज अ स्ट्रक्चरल अप्रोच के स्ट्रक्चरली बच्चे को कैसे कैसे सिखाना है। जैसे उसमें लैंग्वेज प्रोटोकॉल आते हैं, तो लैंग्वेज प्रोटोकॉल को यूज करके शेपिंग मेथड में डाल के वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल सिखाने की ट्राई करते हैं, जिसमें पहले तो उसकी लैंग्वेज स्किल बढ़ाएंगे, फिर लैंग्वेज स्किल बढ़ाने के बाद उसकी वर्बल स्किल बढ़ाएंगे और वर्बल स्किल बढ़ाने के बाद उसका कॉग्निशन बढ़ा के उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करेंगे। एंड थर्ड थिंग कि ऑक्यूपेशन थेरेपी में क्या होता है कि ऑक्यूपेशन थेरेपी चाइल्ड की फंक्शनल स्किल पे वर्क करता है एंड कंबाइनली साथ में सेंसर इंटीग्रेशन एंड सेंसर डेवलपमेंट भी वर्क करता है। तो इस पे जैसे जैसे वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, वर्क करने पे क्या होगा कि जो हमने आगे चाइल्ड के सेंसरी ओवरलोड और सेंसरी चैलेंजेस के बारे में बात की, वो सेंसरी ओवरलोड एंड सेंसरी चैलेंजेस ऑटोमेटिकली कट आउट होना शुरू हो जाएंगे और कम होना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और फिर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट क्या करेगा कि लाइफ स्किल सिखाएगा, जिसकी वजह से बच्चे का कॉग्निशन या क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, जिसकी वजह से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल इनहेंस होगी। तो ये दोनों अप्रोच अपने अपने एरिया में अपने अपने तरीके से और अपने अपने प्रोटोकॉल को यूज करके अपने अपनी तरीके से बच्चे में कम्युनिकेशन एंड स्पीच डेवलप करने की ट्राई करते हैं। And what ABA techniques can occupational therapists use to enhance language skills and sensory integration? बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जो ईवीए की मेथड है, जैसे कि डिस्क्राइब टीचिंग और एररलेस टीचिंग, दोनों को मैं यूज करता हूँ। दोनों को यूज करके बच्चे की लैंग्वेज स्किल बढ़ाने की ट्राई करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि टेबल टॉप अप्रोच होता है और उसमें एक ही चीज बच्चे को एक ही तरीके से 4 से 5 बार सिखाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को पता चले और बच्चा समझना ट्राई करे कि ये चीज को ये बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बच्चे को सिखाना है लैंग्वेज में वन वर्ड इज एप्पल, तो हम क्या करेंगे, एप्पल का टॉय लेंगे और बच्चे को बोलेंगे एप्पल। फिर उसको 5 कंपोनेंट में एप्पल सिखाएंगे, जैसे रिक्वेस्ट करना है एप्पल का, मुझे एप्पल दे दो। दूसरा, ये बच्चे से बोलेंगे इसमें से एप्पल दे दो। फिर सेकंड थिंग इज कि बच्चे को हम ये बोलेंगे कि हम क्या खाते हैं, तब भी बच्चे को एप्पल बोल के एप्पल देना है। थर्ड थिंग इज कि हम उसको डालेंगे फिर लेबलिंग में कि ये क्या है, तो बच्चे को बोलना है एप्पल। एंड फिफ्थ थिंग इज विजुअल मैचिंग, कि ग्रीन एप्पल को रेड एप्पल से मैच करना और रेड एप्पल को ग्रीन एप्पल से मैच करना, तो 2D एप्पल को 3D एप्पल से मैच करना, 3D एप्पल को 2D एप्पल से मैच करना। तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चा प्रॉपरली ये सीखने की कोशिश करेगा और एरर एरर करेक्शन हो जाएगा। कि एरर करेक्शन का मतलब ये है कि बच्चा अगर कुछ रॉन्ग अप्रोच कर रहा है, तो टेबल टॉप अप्रोच में हम क्या करेंगे कि उसका एरर करेक्ट कर देंगे और एरर करेक्ट करने के बाद हम उसको ये बताएंगे इसको ही एप्पल बोलते हैं। अगर जैसे कि मैंने बनाना और एप्पल दोनों रखा और बच्चे ने एप्पल बोलने में बनाना सिलेक्ट कर लिया, तो हम बच्चे को उसी टाइम पे करेक्ट कर देंगे और करेक्ट करने के बाद ये बोलेंगे कि ये एप्पल है, इसको एप्पल बोलना है। ये 5 एरिया में जब तक बच्चा एक ही चीज को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो हम ये नहीं बोल पाते कि बच्चा वो वर्ड सीख चुका है। तो बच्चे के वर्ड ये 5 एरिया में सिखाना जरूरी है। ये ईबी की मेथड होगी। और दूसरी की मेथड क्या हो गई कि ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब कि मैं एप्पल बोलूं और पाइनएप्पल बोलूं, तो पाइनएप्पल में भी एप्पल आता है, पाइन एप्पल। तो क्या करना है, बच्चे को ऑडिटरी फिल्ट्रेशन करके एप्पल वर्ड को फिल्टर करना है और उसको एप्पल सिलेक्ट करना है। ये हो गया ओटी की मेथड, ऑडिटरी फिल्ट्रेशन। एंड उसमें भी आता है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन मतलब कि मैंने रेड ब्लॉक रेड मैट के ऊपर या रेड ब्लॉक्स के ऊपर मैंने एप्पल रख दिया, तो भी बच्चे को विजुअली डिस्क्रिमिनेट करके एप्पल देना है। या फिर मैंने 3-4 सिमिलर चीज रख दी, जैसे एप्पल हो गया, टोमेटो हो गया, फिर और 2-3 रेड बॉल हो गए, और मैं एप्पल बोलूँ तो बच्चे को विजुअली डिस्क्रिमिनेट करके उसमें से एप्पल सिलेक्ट करके देना है। या फिर अगर मैंने कटा हुआ एप्पल दे दिया, तब भी उसको विजुअल मेमोरी एंड विजुअल स्पाशियल मेमोरी को यूज करके ये याद करके देना है कि हाँ, ये कटी हुई चीज भी एप्पल हो सकती है। And so, how can occupational therapists apply ABA protocol to develop functional communication skills in individuals with autism or other development disabilities? ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट वर्क करते हैं चाइल्ड के सेंसर इश्यूज पे और उसकी फंक्शनल स्किल पे, पर इस सभी चीजों का आउटकम होता है बिहेवियर।
तो हम क्या करेंगे कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं उसको हम सेंसरी प्रोटोकॉल या सेंसरी अप्रोच के साथ मर्ज कर देंगे। मतलब कि बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो बच्चे की सेंसरी नीड है उसको हम कोर गोल के रूप में रखेंगे, और मेथड हम ट्रेडिशनल सेंसरी मेथड को यूज करने की जगह पे हम उसमें एड ऑन कर देंगे बिहेवियरल मेथड। तो क्या होगा कि बच्चे का एक मोटिवेशन लेवल है वो भी सस्टेन रहेगा, और ऊपर से क्या होगा कि बच्चा धीरे धीरे शेपिंग मेथड में आके जो सेंसरी प्रॉब्लम्स है उसको भी ओवरकम करके या उसको भी कम करके वो आगे आगे नई नई स्किल्स सीखना स्टार्ट कर देगा। अभी जैसे कि बच्चे को सेंसरी चैलेंजेस आ रहे हैं जैसे कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, तो एज अ कोटिस्ट मैं क्या करूँ कि गोल उसका रखूंगा विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड, और एज अ एबीए के प्रोटोकॉल के रूप में मैं क्या करूंगा कि बच्चे का मोटिवेशन, कि अगर बच्चे ने विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में कुछ नहीं किया तो मैं प्रॉम्प्ट मेथड चालू कर दूंगा कि उसको पहले फुल सपोर्ट दो, फिर हाफ सपोर्ट दो, फिर और कम सपोर्ट दो, और जैसे जैसे वो करेक्ट आंसर देता जाए वैसे वैसे हम उसको रिइंफोर्समेंट भी देना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम दोनों चीजों को सेंसरी और एबीए के प्रोटोकॉल को मिक्स करके अगर हमने थेरापी की तो क्या होगा, बच्चे का बिहेवियर भी टारगेट हो जाएगा, सेंसरी चैलेंजेस भी टारगेट हो जाएंगे, तो उसकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पे भी अफेक्ट होगा और उसकी सेंसर स्किल भी इनहेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। Role does manding play in early communication development, and how can occupational therapists support its development? बेसिकली मेंडिंग मतलब होता है रिक्वेस्टिंग स्किल। रिक्वेस्टिंग की मतलब कि बच्चे की जो नीड है वो किस तरीके से एक्सप्रेस करके उसको सामने वाले को कन्वे करता है, उसको बोलते हैं मेंडिंग। तो मेंडिंग में क्या होता है कि बच्चे को बेसिकली वर्बली या नॉन वर्बली अपनी फेवरेट चीजों को मांगना होता है स्टार्टिंग फेज में। कि जैसे बच्चे को बहुत पसंद है कुरकुरे, तो हम क्या करेंगे, कुरकुरे दिखाएंगे और बच्चे को बोलेंगे पॉइंट करो या गेस्चर करो या दे दो बोलो, तो हम आपको कुरकुरे दे देंगे। तो इससे बेसिकली क्या होगा, बच्चे का बोलना या कम्युनिकेशन करने के प्रति जो एक मोटिवेशन है उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट या फिर मोटिवेशन। तो वो मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट हाई लेवल पे रहेगा। अगर बच्चे ने रिक्वेस्ट किया और उसको उसकी फेवरेट चीजें मिलने लगी तो उससे क्या होगा कि बच्चा दूसरी बार कम्युनिकेट करने के लिए मोटिवेट होगा। पर अगर हम उसको रैंडमली विदाउट रिक्वेस्टिंग हम कोई चीज करवा के ये पापा बोलो, मम्मी बोलो, दादा बोलो, ये क्या है शूज, ये बोलो वो बोलो, तो उससे क्या होगा कि बच्चे ने बोला पर उसके रिलेटेड या उसके कनेक्टेड कोई भी चीज उसको मिली नहीं या उसका मोटिवेशन फुलफिल नहीं हुआ, वो क्या होगा कि रिपीटेटिव लगने लगेगा, तो एक दो बार बच्चा करेगा और फिर करना बंद कर देगा। जब रिक्वेस्टिंग में क्या हो कि एक बार उसने कुरकुरे मैम को कुरकुरे मिल गया, फिर दूसरी बार उसको प्यास की नींद लगी हुई, तो पानी को देख के जेस्ट करेगा, पॉइंट करेगा या फिर पानी बोलेगा और उसको पानी मिल जाएगा। तो क्या होगा, उसका मोटिवेशन अलग अलग चीजों में रिक्वेस्ट करने के प्रति बढ़ जाएगा। और हमारी डेली लाइफ में भी क्या होता है कि हम 90% चीजें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे जाऊँ तो दुकान वाले से मैं जो भी मांगूंगा वो सारी चीजें रिक्वेस्टिंग फॉर्म में ही होगी, और दूसरा किसी से कुछ और मांगता हूँ या किसी से और कम्युनिकेट करता हूँ तो वो इनडायरेक्ट रिक्वेस्टिंग के फॉर्म में ही होगा। तो हमारे डेली रूटीन में जो 80 to 90% कम्युनिकेशन होता है वो रिक्वेस्टिंग फॉर्म में ही होता है। तो अगर हमने बच्चे के रिक्वेस्टिंग फॉर्म पे वर्क किया तो उसका 80 to 90% कम्युनिकेशन तो हमने इनडायरेक्टली वर्क कर लिया, और उसका मोटिवेशन भी सस्टेन रखा जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होके दूसरी बार नहीं करेगा वो चीजें सारी जो वो बिहेवियर थ्रो करता था कम्युनिकेशन के अराउंड। How can occupational therapists use reinforcement and prompting strategies in ABA methodology to support communication and sensory development? सेंसरी डेवलपमेंट में क्या होता है, कभी कभी बच्चों का सेंसरी एंड मोटर प्लानिंग में डिले होता है जिसकी वजह से बच्चों का जंपिंग, रनिंग, क्रॉलिंग मिसिंग होता है। तो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हम क्या करते हैं कि बच्चे को पहले तो फुल फिजिकल फॉर्म मतलब कि पूरा सपोर्ट, फिर सेकंड स्टेज आता है पार्शियल फिजिकल फॉर्म मतलब कि माइल्ड सपोर्ट, फिर आता है टैपिंग या पॉइंटिंग मतलब कि उसमें बच्चे को पीछे से टैप करके खाली उसको ये बताना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये चीजें करो। फिर विजुअल क्यूज, विजुअल क्यूज आता है कि उसमें विजुअली दिखा के उसको टच नहीं करना है फिजिकली, उसको खाली विजुअल क्यूज दिखा के उससे एक्टिविटी करवानी है। एंड लास्ट एंड फाइनल इज वर्बल प्रॉम्प्ट। वर्बल प्रॉम्प्ट मतलब कि हम बोलेंगे और बच्चा करेगा। तो क्या होता है कि अगर बच्चे का रनिंग, जंपिंग और सेंसरी मोटर प्लानिंग में कहीं पे भी डिफिकल्टीज होती है तो ये जो मैंने स्टेजेस बोले वो स्टेजेस में से पास कर करके बच्चे का सेंसरी और मोटर प्लानिंग डेवलप कर सकते हैं। और उसको अगर हम कम्युनिकेशन में ले जाएं तो कम्युनिकेशन में क्या होगा कि अगर बच्चे को एप्पल वर्ड नहीं आता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे
कि पहले हम एप्पल बोलेंगे और फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट से एप्पल लेके अपने हाथ में रखवाएंगे, फिर धीरे धीरे प्रॉम्प्ट के लेवल कम करते जाएंगे और बच्चे को इंडिपेंडेंट बना देंगे कि कैसे सामने वाला एप्पल बोलता है तो एप्पल उठा के दूसरे हाथ में रखना है सामने वाले के हाथ में। तो क्या होगा कि अगर हम प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे को पता ही नहीं कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा आंसर रॉन्ग है। तो हमने अगर बच्चे को सपोर्ट कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो क्या होगा बच्चे का एक मोटिवेशन लेवल या फिर दूसरा बोलेंगे कि बच्चे का एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो उसके एवरी ट्रेल मतलब कि एवरी ट्रायल में उसके आंसर करेक्ट 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 किए आएंगे तो उसके ब्रेन में फिट हो जाएगा कि हाँ इसी चीज को एप्पल बोल सकते हैं। या फिर अगर हम मोटर प्लानिंग की बात कर ले, अगर उसमें हमने हेल्प नहीं किया तो बच्चे के चैलेंजेस की वजह से जंप भी नहीं कर पाएगा, उसको पता ही चले कि हाउ टू जंप। तो अगर मैं प्रॉम्प्टिंग मेथड यूज कर दी तो क्या होगा कि बच्चा जंप करना तो स्टार्ट करेगा ही करेगा, ऊपर से क्या होगा कि हम जैसे प्रॉम्प्ट फीड करते जाएंगे या कम करते जाएंगे तो बच्चे का इंडिपेंडेंट टूवर्ड्स द जंपिंग लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट मेथड वर्क करता है। अब आगे बात रीइंफोर्समेंट की। तो रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट वैसे बच्चों में यूज होता है उनका लेवल एकदम लो लेवल पे होता है या उनका लेवल एकदम कम होता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया तो हम उसको चॉकलेट या उसकी फेवरेट चीज या फेवरेट टॉय वगैरह कुछ भी देंगे। तो उससे क्या होगा बच्चे को पता चलेगा कि मैंने ये क्वेश्चन का या ये चीज का ये रिस्पॉन्ड किया है तो मुझे ये अच्छी चीज मिल रही है। तो ये चीज पे जब मैं ये चीज कर रहा हूँ तभी मुझे अच्छी चीज मिल रही है, ये चीज पे जब मैं कोई और रिस्पॉन्ड करता हूँ तो मुझे अच्छी चीज नहीं मिल रही है। तो बच्चे को ये पता चलने लगेगा कि मेरा आंसर करेक्ट है क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिलीवरी की वजह से वेरी गुड, गुड जॉब, हाई फाई या गेट या फिर सोशल स्माइल वगैरह जैसी चीजें उन पे वर्क नहीं करती। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बच्चे को एक टेंजिबल मतलब कि जिसे वो टच या टेस्ट कर सके वैसा रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा जिसकी वजह से बच्चे को ये पता चले कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स मैं कौन सा दे रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे रिइंफोर्समेंट या अपनी फेवरेट चीजें मिल रही है और कौन सा रिस्पॉन्स दे रहा हूँ या कौन से रिस्पॉन्स दे रहा हूँ जिसके बाद मुझे वो चीजें मिलना बंद हो जाती हैं। राइट सर, क्या एबीए मेथोडोलॉजी नॉन वर्बल इंडिविजुअल्स के लिए भी यूज हो सकती है? एंड इफ सो देन हाउ कैन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सपोर्ट देयर कम्युनिकेशन नीड्स? बेसिकली वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के लिए एबीए की मेथोडोलॉजी यूज होती है। एबीए की मेथोडोलॉजी बेसिकली वर्क होती है चाइल्ड के बिहेवियर स्किल पे और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मेथोडोलॉजी यूज होती है बेसिकली बच्चों के कोर डेवलपमेंट एंड सेंसरी स्किल्स पे। तो इसमें क्या होता है कि एबीए की जो मेथोडोलॉजी है उसको हम यूज करके बच्चे का वर्बल या नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं। और अगर मान लो कि बच्चा नॉन वर्बल है तो हमें क्या करेंगे उससे कि उससे बच्चे की लैंग्वेज स्किल पहले बढ़ाएंगे एबीए की प्रोटोकॉल को यूज करके। और हम क्या करेंगे कि बच्चे का कम्युनिकेशन से डेवलप होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के मोड पे चला जाएगा कि चलो वर्बल नहीं है पर नॉन वर्बली भी अपनी नीड या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और एज एन ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट भी अगर हम वो सारी चीजें यूज करें तो क्या होगा कि बच्चे के जो सेंसरी चैलेंजेस हैं जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको भी वो नॉन वर्बली एक्सप्रेस करना चालू करेगा। तो हमें ये पता चलने लगेगा कि बच्चे को ये टेक्सचर नहीं पसंद तो चलो ये टेक्सचर उससे अवॉइड करते हैं या ये टेस्ट नहीं पसंद तो ये टेस्ट से उसको अवॉइड करते हैं। तो इस तरीके के सारी चीजों पे हम वर्क करके हम नॉन वर्बल बच्चों में डेवलपमेंट ला सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। और अगर बच्चा वर्बल है तो इसमें और बेनिफिशियल हो सकता है। Right. And how can occupational therapists use visual supports in ABA protocol to enhance communication and sensory integration? जैसे कि एक मेथड हो गई डीडीटी डिस्ट्रैक्टेड टीचिंग, दूसरी हो गई शेपिंग, तीसरी हो गई एररलेस टीचिंग, देन एक हो गई एक्सटेंशन। तो ये सारी मेथोडोलॉजी क्या होती है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन मेथड है तो इसको सेंसरी प्रोटोकॉल में मर्ज कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल डीडीटी डिस्ट्रैक्टेड टीचिंग, तो इसमें क्या होता है कि हम बार बार सिमिलर तरीके से एक ही ट्रेल को परफॉर्म करेंगे और बच्चे को इनहेंस करेंगे उसकी वही चीज करवाने के लिए। जैसे कि अगर बच्चा टेक्सचर से अवॉइड करता है तो हम डीडीटी का यूज करके बार बार सेम सिमिलर टेक्सचर देके अलग अलग एनवायरमेंट में वो चीज करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा फिर वो टेक्सचर से फेमिलियर हो जाएगा और वो बच्चे टेक्सचर को अवॉइड करना बंद कर देगा। फिर एक आता है शेपिंग कि अगर बच्चे को हाइट का फियर है या फिर ग्रेविटेशन इनसिक्योरिटी है तो हम शेपिंग का यूज करके क्या करेंगे कि शेपिंग का मतलब होता है कि बच्चे को धीरे धीरे एक्सपोज करो
और धीरे धीरे एक्सपोज करते करते वो उसके फियर के प्रति उसका जो फ्रस्ट्रेशन है उसका टॉलरेंस बढ़ा। तो हम फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस मेथड एंड शिफ्टिंग को मर्ज करके हम बच्चे की ग्रेविटेशन इनसिक्योरिटी को कम कर सकते हैं कि पहले उसको 1% एक्सपोजर दो, फिर 2%, फिर 3%, फिर 4%। ऐसे करते करते हम उसको एक्सपोजर देते धीरे धीरे शेप करते करते उसका बिहेवियर शेप कर देंगे कि बच्चा कैसे प्रॉपरली ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी को अवॉइड मतलब कि भूल जाए और वो सारी चीजें करने लगे जिसमें ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी फील होती थी। फिर आ गया दूसरा, मैंने बोला एररलेस टीचिंग। एररलेस टीचिंग का मतलब है कि एक ही चीज को एक ही तरीके से सिखाना। मतलब एक ही चीज को हम एक ही तरीके से बार बार सिखाएंगे तो क्या होगा कि बच्चे को एरर डेवलप होने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और बच्चा वही चीज को वही तरीके से करेगा तो उसको समझने में भी आसानी रहेगी और वो जल्दी से सीख पाएगा। तो इस तरीके से ओटी और ईवी मेथड को कंबाइन करके हम कम्युनिकेशन, सेंसरी एंड बिहेवियर प्रोटोकॉल बना सकते हैं जिससे कि बच्चे का कम्युनिकेशन, सेंसरी, बिहेवियर डेवलप हो। Right. And so, what does a typical occupational therapy sessions incorporating ABA methodology for communication development looks like? क्या होता है यूजुअली इस पूरे प्रोसीजर में? मतलब क्या होता है कि पहले तो हम क्या करते हैं कि बच्चा जैसे आता है जैसे उसके बिहेवियर मेथड को हम पहले नोट डाउन करते हैं। बिहेवियर मेथड जैसे उसकी नोट डाउन होगी उसके बाद हम सेंसरी प्रोटोकॉल को नोट डाउन करते हैं और वो सारी चीजों को देखते हुए हम देखेंगे कि जो बच्चे का बिहेवियर है वो टिपिकल बिहेवियर है या फिर सेंसरी बिहेवियर है। अगर सेंसरी बिहेवियर है तो कोर गोल हम सेंसरी रखेंगे और उसमें मोटिवेशन के रिलेटेड हम थोड़ा सा एबीए का अप्रोच ऐड कर देंगे जिससे कि उसका मोटिवेशन लो ना हो बट सेंसरी फुलफिल हो जाए। और अगर बच्चे का 100% सेंसरी बिहेवियर नहीं है बल्कि 100% बिहेवियरल इश्यूज है, जैसे कि उसको पता है कि ये चीज मुझे नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं करूंगा, उसको चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, सेंसर इश्यूज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे कि एक्सटेंशन मेथड या फिर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस मेथड या एरर करेक्शन मेथड या फिर दूसरी लुकिंग मेथड होती है उसको यूज करके हम बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की ट्राई करेंगे कि यहाँ पे आप जो ये बिहेवियर थ्रू कर रहे हो ठीक है ये बिहेवियर करो जिसकी वजह से कि आपका बिहेवियर सोशली अप्रोप्रिएट भी हो और आपके लर्निंग में उसकी कोई गैप्स भी ना आए। इसे एबीए एंड ओटी के गोल को मिक्स करके हम बच्चे का सेंसरी एंड बिहेवियर गोल्स को अचीव कर सकते हैं। How can occupational therapists set and track communication goals using ABA methodology, and what tools can be used to measure the progress? जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरापी मोस्टली यूज स्विंग्स, थेरापी बॉल, विजुअल एड्स एक्सेट्रा। बट अगर आपको टीबी का अप्रोच भी ऐड करना है तो आपको मोर विजुअल यूज और सबका यूज करना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली द ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं मोस्टली वो सारे बच्चे क्या करते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं तो विजुअली देख के लर्न करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें विजुअल एड्स यानी कि विजुअल क्यूज या फिर पिक्चर एक्शन कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर विजुअल बोर्ड या क्यू बोर्ड का यूज करके बच्चे को पहले से ही हमें बता देना है कि ये चीजें हो रही है, वो चीज का आउटकम ये आएगा और ये चीज ऐसे ऐसे होगी। तो अगर बच्चा प्रिडिक्ट करने लगेगा तो जो उसके ट्रांजिशन फेज वाले जो टेंट्रम्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो उसको पहले से ही पता हो कि ये चीज में इसका रिस्पॉन्स है, इसकी फीलिंग ये होने वाली है, तो मुझे इस तरीके से अपने ब्रेन को पहले से प्रिपेयर करके रखना है। तो विजुअल एड्स को हम यूज कर सकते हैं। एक दूसरा हमें यूज करना है सेंसरी रिच एनवायरमेंट। सेंसरी रिच एनवायरमेंट का मीनिंग ये होता है कि बच्चे के लिए विजुअल लाइट्स, ये फिर टेक्टाइल के लिए सेंसरी मैट्स हो गई। फिर अगर बच्चा ओरल सीकिंग है तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज रख सकते हैं। तो अगर बच्चा जिस एरिया में सीखेंगे वो सारी चीजों का सेंसरी रिच एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है। और सेंसरी रिच एनवायरनमेंट ईच एंड एवरी बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकता है क्योंकि क्या होगा कुछ बच्चे को कुछ चीज में लाइकिंग है तो दूसरा बच्चा वो चीज में वो भी हो सकता है डिफेंसिव या अवॉइडिंग। तो हमें क्या करना है कि बच्चे के अकॉर्डिंग हमें सेंसरी रिच एनवायरनमेंट एंड विजुअल एड को तैयार करना है कि विजुअल एड में भी वही चीज होगी कि अगर एक बच्चे को ये 10 वर्ड्स पता है तो दूसरे बच्चे को जरूरी नहीं है कि वही 10 वर्ड्स पता हो, उसको कोई और 10 वर्ड्स पता हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें विजुअल एड्स तैयार करने हैं। विजुअल एड्स एंड सेंसरी रिच एनवायरनमेंट इंडिविजुअलाइज हमें तैयार करना है और उन दोनों को मर्ज करके हमें एक थेरापी सेशन या एक थेरापी क्लास हमें कंडक्ट करना है। तो हमारा जो थेरापी रूम होगा वो थोड़ा मॉडिफाइबल हो सकता है कि जैसे अगर कोई बच्चा आ गया उसको बॉल से बॉल डर लगता है तो हम
बॉल को वहां से ऐसे आप डिसअपियर कर दे कि बच्चे को विजुअली ना दिखे। फिजिकली वहां पे हो सकते हैं, पर विजुअली डिसअपियर कर दे कि बच्चा ना वो बॉल को देख पाए, जिससे कि उसका जो एंग्जाइटी लेवल है वो कम रहे थोड़ा। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को टेक्सचर से प्रॉब्लम है, तो सारी टेक्सचर वाली चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं या माई टेक्सचर कर सकते हैं। तो हमें हमारा थेरापी रूम जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाइबल रखना पड़ेगा, जिससे कि अगर बच्चा आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर पाएंगे। Last question to you would be that what guidance can occupational therapists offer to parents and caregivers seeking to support communication growth using this protocol at home? पहले तो पेरेंट को ही समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे को कम्युनिकेशन में डिले हो रहा है, तो आप जितनी भी सारी चीजें बोलोगे वो सारी चीजें उनके लिए समझना या फिर अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि हमें मिनिमम चीजें उनको इंस्ट्रक्शन के रूप में देनी है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि सीधे सीधे बोलना स्टार्ट करते हैं, जाओ टेबल पे से पेन लेके आओ, पेन नहीं लेके आ सकते वो पेन को रेड कलर की ऐसे करके बॉम्बार्डिंग कर देंगे इंस्ट्रक्शंस की। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन की बॉम्बार्डिंग करते हैं तो ब्रेन में क्या होता है कि प्रोसेसिंग डिले होने की वजह से एक इंस्ट्रक्शन गई, वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं, उसके पहले दूसरी इंस्ट्रक्शन आ गई, वो प्रोसेस नहीं, उसके पहले तीसरी इंस्ट्रक्शन आ गई। तो बच्चा ओवरवेल्म हो गया, और बच्चा ओवरवेल्म हो गया तो वो ना पहले इंस्ट्रक्शन समझ पाएगा ना लास्ट इंस्ट्रक्शन समझ पाएगा, और वो टेंट्रम्स करना स्टार्ट कर देगा। और फिर वो सेंसरी ओवरलोड होने की वजह से वो टेंट्रम करेगा या फिर सेल्फ इंड्यूस फॉर्मेटिंग करेगा या वहां से भाग जाएगा या हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे कि ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को पहले क्या करना है कि एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम देनी है, और वो भी लिमिटेड वर्ड्स में। जैसे कि अगर मुझे ये बोलना है कि टेबल पे पड़ी हुई पेन लेके आ जाओ, ये बहुत लंबा सेंटेंस है, तो उसको मिनिमम वर्ड में कैसे बोल सकते हैं, टेबल पे से पेन दे दो। मिनिमम वर्ड में हमने ये सेंटेंस बोल दिया, तो पेरेंट्स को मिनिमम वर्ड यूज करके बच्चे को सेंटेंस बोलना है। और दूसरा कि पेरेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसको कौन से वर्ड पता है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों की वोकेबुलरी भी थोड़ी कम होती है। तो पेरेंट्स को पहले ये मेजर करना पड़ेगा कि कौन से वर्ड मेरे बच्चे को पता है। जैसे अगर मान लो कि मुझे यही बोलना है कि टेबल पे से पेन दे दो, तो इसमें पहला गोल अचीव हो गया कि बॉम्बार्डिंग नहीं हुई इंस्ट्रक्शन की। सेकंड गोल ये अचीव हो गया कि मिनिमम सेंटेंस हो गया, कि छोटे से छोटा सेंटेंस हो गया। और तीसरा ये अचीव हो गया कि ये सेंटेंस फॉर्मेशन में सारे वर्ड बच्चे को पता है कि नहीं। तो वो जानना पड़ेगा कि बच्चे को टेबल, ऊपर, पेन, ये सारे वर्ड पता है कि नहीं। अगर बच्चे को वर्ड उसमें से एक भी नहीं पता है ऊपर वाला, तो हम ऊपर वाला वर्ड निकालने पर बोलेंगे टेबल पे से पेन दे दो। तो बच्चा क्या करेगा, टेबल और पेन दोनों की इमेज भिन्न बनाएगा और उसको मैच करेगा विजुअली एनवायरमेंट में, और टेबल पे से पेन उठा के दे देगा। पर अगर हम ये बोले कि पूरे सेंटेंस की कोर वर्ड जैसे टेबल और पेन ही नहीं पता है, तो पेरेंट्स को इनिशिएट करना पड़ेगा बच्चे को पॉइंट आउट करके कि देखो वो टेबल है, उसके ऊपर की पेन दे दो। तो क्या हुआ, पेरेंट्स ने टेबल के लिए पॉइंट आउट किया बट पेन के लिए पॉइंट आउट नहीं किया। तो पेरेंट्स को ये पता भी करना पड़ेगा, क्या ये वर्क भी करना पड़ेगा कि पेन देनी है। पेन के लिए हमें हेल्प नहीं करनी है क्योंकि बच्चे को पेन वर्ड पता है, बट बच्चे को टेबल वर्ड नहीं पता है, तो उसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं। इसमें भी दो चीज ध्यान रखनी है कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे पता है कि मेरे बच्चे की वोकैबुलरी कम है या ऑटिज्म है, तो उसको 100% सपोर्ट चालू कर देते हैं। जो चीजें बच्चा इंडिपेंडेंट है या जो चीज बच्चे को पता है उसमें पेरेंट्स कभी कभी हेल्प करना चालू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चा प्रॉम डिपेंडेंट हो जाता है। पर हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है कि जो चीज बच्चा इंडिपेंडेंटली कर लेता है उसमें हेल्प नहीं करनी है, जो चीज बच्चे को नहीं पता है उसमें हेल्प करनी है। और थर्ड थिंग कि जिस चीज में बच्चे को आप हेल्प कर रहे हो उसमें डेली रूटीन पे हेल्प धीरे 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 करके कम करना चालू करो। कम करने का मतलब ये है कि अगर आज हमने 100% हेल्प कर दी तो कल हम 90% हेल्प करेंगे, फिर 80%। जैसे प्रॉम्प्ट में कैसे धीरे धीरे हम फेडिंग करते हैं, वैसे इसमें भी हमें धीरे धीरे फेड करके एक टाइम में बच्चे को वो वर्ड या वो चीज के लिए इंडिपेंडेंट कर देना है कि वो इंडिपेंडेंटली करना चालू कर दे। तो पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज बच्चे को पता है। दूसरा सिंगल इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना है। और दूसरा कि बॉम्बार्डिंग ऑफ वर्ड्स नहीं करना है। और जो वर्ड्स आप प्रोवाइड कर रहे हो वो उसकी वोकैबुलरी में है या नहीं है, और जो वर्ड में आप हेल्प कर रहे हो वो उसके नॉलेज में नहीं है, उसी वर्ड के लिए आप हेल्प कर रहे हो। जो वर्ड उसको पता है उसमें आप हेल्प नहीं कर रहे हो। और दूसरा कि आपने कल जिस लेवल पे हेल्प की थी उससे आज वही हेल्प कर रहे हो, उससे ज्यादा हेल्प कर रहे हो, उससे कम हेल्प की जरूरत है। वो सारी चीजें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, और उस तरीके से पेरेंट्स जब बच्चे को हेल्प करेगा
तो क्या होगा कि नीचे एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली उसकी लैंग्वेज इनहेंस होना स्टार्ट हो जाएगी और उसका कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली इनहेंस हो जाएगा। Thank you, sir, for breaking down ABA so clearly. It's reassuring to know how strategic and child friendly this method can be when done right. Stay tuned for our next episode where we'll explore the sensory side of communication. Thanks for watching.